बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मजा आने वाला इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं, डिस्कस करते हैं वर्क के बारे में। ठीक, यूनिट का नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्लास 9th पे है, फोर्स के जस्ट बाद। तो अगर हम लोग हमने डेली लाइफ में वर्क टर्म को यूज करें तो हम लोग का डिफरेंट मीनिंग निकलता है वर्क से। जैसे मान लो कि हम लोग अपने घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए या अपने इंस्टीट्यूट जाने के लिए, या फिर कोई हम लोग के पापा निकल रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक तरह का वर्क है। कोई मशीन है, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में वर्क कर रहा है। साइकिल चल रहा है, वो भी एक तरह का वर्क कर रहा है। कोई भी मशीन है ना, हम लोग बोलते हैं ना मोबाइल प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो मोबाइल भी एक तरह का मशीन ही है जो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वर्क जो होता है वो हम लोग करते रहते हैं हमेशा अपने डेली लाइफ में, और उसका हमेशा हर एक डिफरेंट मीनिंग हम लोग निकालते हैं। जैसे हम लोग कुछ प्लान करते हैं कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो हम लोग जब भी फिजिक्स को पढ़ते हैं तो वर्क का कुछ स्पेशल मीनिंग निकलता है। जैसे हम लोग फिजिक्स में फोर्स से एसोसिएटेड है, डिस्प्लेसमेंट से एसोसिएटेड है, तो फिजिक्स के टर्म में हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग कितना डिस्प्लेस हुए फोर्स लगने के बाद। तो ये एक तरह का वर्क है। ठीक है, तो हमारे एवरीडे लाइफ में हम लोग कुछ ना कुछ वर्क करते रहते हैं। साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ नो वर्क का मतलब कि यदि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो वो कोई वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है वर्क का, कि इफ फोर्स एक्ट कर रहे हैं किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे, वो वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब नो वर्क, वो नहीं डिस्प्लेस कर रहा है। अगर तो समझ में आ रहा है बेसिक बात क्या क्या बोल रहे हैं। तो हम लोग अपना जो सपोज हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रख दिए किसी टेबल पे या ग्राउंड पे, तो हम लोग नहीं बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट को रखा हुआ तो उसमें कुछ वर्क हो रहा है, क्योंकि फिजिकली देखा जाए तो ऑब्जेक्ट अपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वर्क का मतलब फिजिक्स में यही है। वर्क का मतलब फिजिक्स में क्या, अगर कहीं पे हम बैठे हुए हैं तो इसका मतलब वर्क नहीं कर रहे हैं एज कम, तो मतलब इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट भी होना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा तभी फिजिक्स में बोलेंगे कि वर्क हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं वर्क डन को। व्हाट इज वर्क डन? देखो, याद रखना, ध्यान से देखना। ठीक, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। वर्क डन, जब भी बोलेंगे वर्क डन ना, तो तुम याद रखना कि 3 तरीके का वर्क डन होगा। कौन कौन सा? एक होता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक, दूसरा हो जाएगा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स, ठीक। और तीसरा हो जाएगा, तीसरा वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं? वर्क डन बाय, किसी कोई डाउट होगा पूछना। ठीक है, वर्क डन बाय द एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। सर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में एक्स एक्सिस पर कौन रहेगा? सब बताएंगे एक एक करके, सारा बताएंगे, डिटेल्स में बताएंगे। एक्स एक्सिस पे हम लोग किसी को भी ले सकते हैं, कोई मतलब नहीं। एक्स में तुम डिस्प्लेसमेंट को लो चाहे फोर्स को लो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एरिया तो उसका, एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ओनली। हम लोग सब डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ए टू जेड, तीनों पॉइंट को। तो पहला पॉइंट क्या बोले? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या समझ, तो ऐसा कोई फोर्स जो टाइम के साथ वेरी नहीं करे। ठीक है, वेरिएबल फोर्स का मतलब ऐसा कोई फोर्स टाइम के साथ वेरी करे। और फोर्स और डिस्प्लेस का मतलब दोनों का प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेस का मतलब दोनों का प्रोडक्ट। तो तीनों तरीके से हम लोग वर्क डन को फाइंड आउट कर सकते हैं फिजिक्स में, इन फिजिक्स।
वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स एंड द वर्क डन बाय एरिया अंडर द एफएस ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब हम लोग एक एक करके सभी को इलस्ट्रेट करते हैं, ठीक है, एक एक करके सभी को हम लोग इलस्ट्रेट करते हैं। लिख लियो ना ये सब पॉइंट, बोलो। यस सर। ओके ठीक है, लिखते रहना और पूछते रहना, कहीं डाउट होगा तो क्वेश्चन पूछते रहना, ठीक। चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं। अब पहला हम लोग का है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है ना, कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ये हम लोग का पहला फोर्स हो गया, पहला वर्क हो गया, ठीक है। ठीक, तो इस पे क्या करेंगे, इस पे हम लोग वर्क को ऐसे डिफाइन करते हैं, याद रखना वर्क इज ऑलवेज डिफाइंड बाय, क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, इज गिवन बाय, ये होता है एफ डॉट एस। अगर तुम लोग वेक्टर पढ़े हो ना, तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एक डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ऐसा कोई वेक्टर का प्रोडक्ट जो केवल हम लोग को मैग्नीट्यूड दे, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग क्या देता है, वर्क डन देता है ना। इट इज बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखा जाए तो फोर्स को क्या लिखते हैं हम लोग, एफ एस कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट को अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखा जाए तो फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ और एस कॉस थीटा मतलब डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट। समझ में आ रहा है, इसको कैसे पढ़ेंगे, एफ को बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, याद रखना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल को हम लोग कॉस थीटा ले रहे हैं, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एफ का मतलब फोर्स का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है, और एस का मतलब होता है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट मतलब फोर्स के डायरेक्शन पे, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट में लिख दिया डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज ऐसे डिफाइन करेंगे। एफ एस तुम लिखते हो हमेशा एफ इंटू एस, का मतलब ये नहीं कि दोनों का इंटू है, ये वेक्टर का प्रोडक्ट है, ठीक है। इसको एफ एस कॉस थीटा बोलेंगे। कॉस जब 0 डिग्री हो जाएगा तब बोलोगे एफ इंटू एस, नॉर्मली एफ एस होता है। अदरवाइज वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे अगर तो एफ डॉट एस, और डॉट हमेशा स्केलर देता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर देता है। यहाँ पे थीटा को क्या बोलेंगे, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया ना, क्या बोलेंगे, दस वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, याद रहेगा सभी को, ठीक है। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, so it is a scalar quantity. Also work is a scalar quantity, it is not a vector, because dot product of vector gives scalar. So याद रखना वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, किसका होता है, फोर्स का होता है और डिस्प्लेसमेंट का होता है, लेकिन वर्क का नहीं होता। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि 10 जूल का वर्क किए नॉर्थ के डायरेक्शन पे, ऐसा नहीं बोलते हम लोग 5 जूल का वर्क किए ईस्ट के डायरेक्शन पे, डायरेक्शन का बात नहीं करते, ओनली हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं कि हम लोग 5 जूल का वर्क किए, 10 जूल का वर्क किए, 20 जूल का वर्क किए, ठीक है। डाउट यहाँ तक कुछ बोलो। सर ये वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा फिर से बता सकते हैं? हाँ बता देते हैं। देखो वर्क को कैसे डिफाइन किया, देखो यहाँ बता रहे हैं। देखो दो वेक्टर का डॉट पर लिखते हैं ना, अगर मान लो हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ठीक है, कोई वेक्टर बी है,
तो अगर हम लोग लिखेंगे ना ए डॉट बी, इसको बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, समझ में आ गया। अगर हम लिखेंगे ए क्रॉस बी, वेक्टर में दो तरीके का मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, तो ए डॉट बी को अगर लिखना है ना हम लोग को, ए डॉट बी को लिखना है कि ए डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, तो ए डॉट बी का वैल्यू होता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। ऐसे डिफाइन करते हैं डॉट प्रोडक्ट को। और अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो इसको लिखते हैं हम लोग ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ठीक, तो यहाँ पे वर्क क्या, स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट क्या देता है, डॉट देगा स्केलर, जैसे कि वर्क डन है। और क्रॉस क्या देगा, क्रॉस देगा वेक्टर। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। इसी तरह वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एफ डॉट एस, है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस थीटा। बोलो समझ में आ गया, बोलो यस सर। समझ में आ गया ना। ये मैग्नीट्यूड में लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एस, और कॉस थीटा मतलब दोनों के बीच का एंगल। ठीक, क्लियर है ना, बोलो यस आगे सर। समझ। ठीक है, ओके। तो चलो हम आगे बात करते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं, तो बताने के लिए बताएं, ऊपर लिख दें सब। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या डिस्कस किए थे, हम लोग डिस्कस किए वर्क डन को लिख सकते हैं एफ डॉट एस या फिर एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इस पे कुछ स्पेशल केस लेते हैं, ध्यान देना सब लोग, धीरे धीरे आराम से। ठीक है, अच्छे समझना, एक बार रिवाइज करो घर में तो याद हो जाएगा। एक देखो स्पेशल केस क्या लेंगे। स्पेशल केस, यदि मान लो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो उस समय डब्ल्यू को क्या लिखेंगे, एफ एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, ये सीधा सीधा आएगा एफ इंटू एस। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तुम अगर पढ़े हो या क्लास 10 में पढ़ोगे तो कॉस 0 का वैल्यू याद रखना कितना होता है, 1 होता है, सबको पता है। तो ये कब का कंडीशन है, मान लो कि ब्लॉक है ये कोई, फोर्स भी इधर लग रहा है ब्लॉक में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन पे हो रहा है, यानी कि इसके बीच में, दो वेक्टर के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, तो उससे वर्क डन सीधा सीधा होगा एफ एस, एफ इंटू एस। ठीक है, ये हो जाएगा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, यदि, चलो बोलना है तुम लोग में से कोई एक बोलो, अगर हम लोग थीटा को 90 डिग्री लेंगे, 90 डिग्री, तो बताओ वर्क डन कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एफ एस कॉस 90 और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, उस समय वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है ना, कब, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेगा। कॉस 90 का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 0 डिग्री, दिस इज 0। तो उस कंडीशन में हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है, सपोज कि ऐसा कोई कंडीशन हो गया कि इधर फोर्स है, इधर फोर्स है और ऐसा डिस्प्लेसमेंट लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो इस कंडीशन में वर्क डन कितना होगा, 0 हो जा रहा है। ठीक है ना। तीसरा केस क्या लेते हैं हम लोग, थर्ड केस। थर्ड केस ये हम लोग का, बोलना तुम लोग फिर, बताओ यदि थीटा को हम लोग 180 डिग्री लेंगे, 180 डिग्री, उससे वर्क डन क्या आ जाएगा, बोलो तो, माइनस एफ एस। माइनस एफ एस, वेरी गुड। क्योंकि कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो वर्क डन होगा माइनस एफ एस, बिकॉज कॉस 180 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1,
ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पे, वर्क डन हो जाएगा माइनस एफ एस। ये हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, तीनों कंडीशन वर्क डन निकाल लिए। इस कंडीशन में कैसा डायग्राम दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। सपोज फोर्स इधर लग रहा है और उल्टा बॉडी डिस्प्लेस करेगा, ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। तो देयर आर थ्री काइंड ऑफ वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन एंड द negative work done. Depends upon the angle between the force and the displacement. If the angle is 0 degree, that is the angle between two vectors, that is force and displacement, is cos 0 equal to 1. So work done is a maximum, which is positive work done, W equal to F into S. If the angle is 90 degree, that is if the force and the displacement are perpendicular, then the work done is the zero. Work done will be 0. So this is called zero work done. And if angle is 180 degree, that is force and displacement are in opposite direction, then we will get negative work done, that is W equal to minus F into S. So there are three kind of work done, positive work done, zero work done, the negative work done. याद रहेगा सभी को। चलो एक इसका सिंपल से एग्जांपल किया जाए, देखते हैं तुम लोग इसको समझ पाते हो या नहीं। अच्छा तुम लोग ये बताओ, यूनिट वेक्टर पढ़े हो तुम लोग थोड़ा बहुत? Yes, sir. नो सर। नहीं पढ़े हो? आई कैप जे कैप जानते हो क्या होता है? कौन जानता है Yes. आई कैप जे कैप? सर हम जानते हैं। तुम जानते हो, और कौन, और कोई? यस सर, एक बार थोड़ा ऊपर कीजिए। लिख रहे हो क्या? लिखो, लिख लो पहले, बोलना लिख लेने से। सर ये थर्ड नंबर वाला। अच्छा अच्छा लिख लो, हो गया सर, थैंक यू। ठीक है। सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क होता है। वो डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते, उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, टॉर्क, टाउ, रोटेटिंग फोर्स, ऐसा। डिस्प्लेसमेंट के टर्म की जगह उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ऐसा होता है। देखो, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये वेक्टर पर टॉर्क देता है। टॉर्क का मतलब टर्निंग फोर्स, ये पढ़ोगे आगे 11 क्लास में। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, रोटेशन मैकेनिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। दोनों का यूनिट सेम होता है, न्यूटन सेकेंड, लेकिन टॉर्क को हम लोग न्यूटन सेकेंड लिखते हैं और वर्क को जूल लिखते हैं न्यूटन सेकेंड को, क्योंकि ये वर्क है इसीलिए, स्केलर है। उसको जूल नहीं बोलते हैं टॉर्क को, हम लोग उसको न्यूटन सेकेंड ही लिखते हैं। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग से को देते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m equal to 2 kg is pulled by a force F equal to 40 न्यूटन upward through height h equal to 2 meter. ठीक है, a block of mass m equal to 2 kg is pulled by a force 40 newton upward through height equal to 2 meter. Find the work done on the block. Find the work done on the block find the work done on the block by the applied force F, by the applied force F, ठीक, and its weight mg, g को लेना है 10 मीटर पर सेकेंड, इसको एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है इसका मतलब, है ना। g को लेना है 10,
क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन a block of mass 2 kg is pulled by a force of 40 Newton upward through a height 2 meter. Find the work done on the block by the applied force F, its weight mg. तो ऐसा कोई ब्लॉक रखा हुआ है, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। ऐसा कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक का मास है m और ऊपर इस पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं F, बोला ना अपवर्ड फोर्स F लग रहा है। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg पुल्ड बाय अ फोर्स F 40 न्यूटन अपवर्ड थ्रू हाइट 2 मीटर। कितना मीटर खींच इसको ऊपर लिया जा रहा है, इसको 2 मीटर हाइट तक ऊपर लिया जाएगा, ऊपर इसको मतलब पुल किया जा रहा है 2 मीटर हाइट तक। फाइंड द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कितना वर्क कर रहा है वो निकालना है, और इसका वेट कितना वर्क कर रहा है। वेट भी वर्क करेगा, क्योंकि अगर देखा जाएगा, देखो इस डायग्राम में तुम देखोगे तो तुम जानते हो हम पढ़ाए हैं वर्स फोर्स चैप्टर में कि हर एक ब्लॉक पे नीचे की तरफ ग्रेविटी लगता है, फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि यहाँ पे वेट लगेगा नीचे की तरफ। तो इस ब्लॉक का अगर एफबीडी बना जाए, फ्री बॉडी डायग्राम, तो यहाँ पे क्या देखोगे, मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है, ये मान लो ब्लॉक है, ठीक। इस ब्लॉक के ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है कितना, जो भी हो 40 न्यूटन, और नीचे की तरफ लग रहा है कितना, इसका mg वेट लग रहा है, जो कि 20 हो जाएगा, है ना, 2g 20 वेट मतलब mg, तो m2 kg और g10 तो 20। ऐसा फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो बता पाओगे कितना होगा। रिजल्टेंट फोर्स नहीं, अप्लाइड फोर्स पूछा गया है, बोलो। 80 जूल। 80 जूल, वेरी गुड। अगर पूछा जाए वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो कितना हो जाएगा, WF बोलते हैं इसको, वर्क डन बाय फोर्स। क्या होता है FH, और हाइट और फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। FH cos 0, क्योंकि फोर्स उधर लग रहा है, ऊपर फोर्स लगा रहा है और ले भी ब्लॉक ऊपर जा भी रहा है, तो एंगल 0 हो गया। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 40, और कितना ऊपर ले जा रहा है, 20, और cos 0 का वैल्यू 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 जूल आंसर। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा वर्क बाय क्या, अप्लाइड फोर्स। चलो इसका नेक्स्ट पार्ट बताओ तो कितना होगा, -40 न्यूटन। -40 जूल, यस सर, सॉरी। ठीक है। तो यदि हम लोग को निकालना है वर्क डन बाय वेट, सभी को समझ में आ रहा है ना। वर्क डन बाय वेट निकालना है हम लोग को, तो WMG कितना हो जाएगा, बोलो। mg मतलब वेट मतलब mg, और h मतलब h, हाइट। लेकिन अब इसके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो देखो mg नीचे लग रहा है और ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर हाइट तक, तो उल्टा एंगल हो गया ना, 180 डिग्री एंगल हो गया। तो mg का वैल्यू 20, हाइट 2, और cos 180 का वैल्यू -1, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा यहाँ पे -40 जूल। दिस इज पार्ट बी का आंसर। क्या सभी को समझ में आ गया, बोलो। कोई डाउट किसी को, बोलो। कोई डाउट है किसी को। सर एक बार और बता दीजिए। अच्छा ठीक है, बता देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या था, यहाँ बता देते हैं। क्वेश्चन था एक ब्लॉक है ऐसा, ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आराम से देखो सब लोग, कोई दिक्कत होगा तो बोलना। ये ब्लॉक है, अब इस ब्लॉक पे हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं ऐसे F ऊपर की तरफ, तो अप्लाइड फोर्स को बोलते हैं हम लोग, जिसे अप्लाइड फोर्स। ठीक है ना। ये इसको हम लोग जब ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये 2 मीटर मूव करेगा ऊपर की तरफ, बोला गया है। ऊपर की तरफ 2 मीटर जाएगा, मतलब मान लो हम लोग किसी बक्सा को उठा रहे हैं हाथ से, तो 2 मीटर ऊपर उठा रहे हैं, तो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं 40 न्यूटन का। तो बस वर्क पूछा है, तो वर्क क्या होगा, FS, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच का एंगल cos थीटा, तो cos थीटा 0 डिग्री है,
क्योंकि फोर्स भी इधर ही लगा रहे हैं हम लोग और ब्लॉक ऊपर भी इधर ही जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एंगल 0 हो जाएगा। तो एफ यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में हम लोग का 40 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना 2 और cos 0 का 1 होता है, तो कितना हो जाएगा 80 जूल, है ना। न्यूटन इंटू 2 मीटर, न्यूटन इंटू मीटर जूल होता है, 80 जूल। वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है, जूल, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, याद रखना। और नीचे और एक क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट क्या पूछा है कि ग्रेविटी कितना वर्क कर रहा है, तो ग्रेविटी भी तो वेट लगा रहा है ना, ग्रेविटी वेट लगा रहा है mg नीचे की तरफ हमेशा, तो मास 2 है और g10 है, तो 20 नीचे की तरफ लगाएगा ग्रेविटी। ऊपर कितना हाइट तक जा रहा था वर्क 2 मीटर, तो देखो इस बार डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी के बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो सेकेंड कंडीशन वर्क डन कितना होगा fs cos 180 डिग्री। तो f क्या था हमारे पास mg था, तो mg का तो 20 है, डिस्प्लेसमेंट तो 2 ही है ना, लेकिन cos 180 -1 है, तो -40 जूल आंसर आएगा नेक्स्ट पार्ट में, है ना। नेक्स्ट पार्ट का आंसर कितना आएगा -40 जूल आया। इसी तरह हम लोग दोनों पार्ट वाइज सॉल्व करना है, पहला पार्ट और इसका नेक्स्ट पार्ट जो था, ठीक है, दो कंडीशन में, एक बार 80 जूल, एक बार -40 जूल। बोलो समझ में आ गया? ठीक, वेरी गुड। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, ऊपर बना दिए, नोट डाउन करना है तो कर लो, रुको तो स्क्रीन को ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्या क्या समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया वर्क डन का डेफिनेशन, वर्क होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट का मतलब एफ एस कॉस थीटा, और अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, उस समय वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा एफ एस। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0 हो जाएगा, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, ठीक है। चलो अब तुम लोग को हम रिजल्टेंट वर्क डन भी पूछ सकता है, क्या रिजल्टेंट वर्क वर्क डन। हाँ पूछ सकता है, निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा बोलो? कितना हो जाएगा? 120 जूल, 120 जूल, 20 जूल, हाँ, क्योंकि एक बार फोर्स लग रहा है हम लोग का 40, एक बार 20, तो 20 इंटू 2 20 जूल होगा रिजल्टेंट वर्क डन। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकाल देना पूछेगा तो। चलो ये क्वेश्चन देखो, अच्छा सुनो तुम लोग ध्यान से, सब लोग सुनो तो। देखो एक यूनिट वेक्टर होता है, ठीक, अगर नहीं पढ़े हो तो हम थोड़ा बताए तो उसके बारे में, ये काम आएगा। सब लोग ध्यान से देखना, कोई भी डाउट हुआ तो पूछना, ठीक। ये है हम लोग का एक्स एक्सिस, ये हम लोग का वाई एक्सिस, और ये सपोज जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगर तुमको बोला जाए ना कि एक्स एक्सिस के लोगों का वेक्टर को लोगे, उसका डायरेक्शन क्या होगा, तुम बोलोगे आई कैप, ठीक है, आई के ऊपर ऐसा कैप। अगर तुमसे बोला जाए वाई के लोगों का वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तुम बोलोगे जे कैप। और तुमसे अगर बोला जाए जेड के लोग क्या होगा, तुम बोलोगे के कैप। इस आई कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे हम बोल रहे एकदम, ताकि समझ में आ जाए सभी को। जे कैप को हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप को हम लोग बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आई कैप, जे कैप और के कैप। जब भी तुम लोग को बोलेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, तो समझ लेना हम यूनिट वेक्टर का बात कर रहे हैं, एक्स के लोग, वाई के लोग और जेड के लोग।
यूनिट वेक्टर एक तरह का डायरेक्शन बताता है वेक्टर का। यूनिट वेक्टर एक तरह का वेक्टर होता है जो क्या बताता है, जो वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अगर बोलेंगे 5 आई कैप, फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग बोलते हैं 5 आई कैप, इसका मतलब क्या समझोगे? 5 इसका मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का, और डायरेक्शन किधर इस वेक्टर का, बोल पाओगे? डायरेक्शन किधर है, किधर है बोलो? सर अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स के तरफ, यस, अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है। अगर बोलेंगे 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, इसका मतलब क्या समझते हो बोलो? अब अगर तुमको बोलते हैं फॉर एग्जांपल, तुमको हम बोलते हैं 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, इसका मतलब क्या समझते हो बोलो जल्दी से, बोलो इसका सर मतलब क्या? magnitude is 2 along x axis plus 5 is the magnitude along y axis. यस, एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाला मैग्नीट्यूड है 2 और वाई एक्सिस के अलोंग 5 वाला मैग्नीट्यूड है। वेरी गुड, तो समझ में आ गया बेसिक बात। ठीक है, तो चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं, देखना सभी लोग ध्यान से, इसको नोट डाउन कर लो पहले, सब लोग ध्यान से समझना, कहीं भी डाउट होगा पूछते रहना, बताएंगे। इसको नोट डाउन कर लो, तो लिख दो यूनिट वेक्टर अलोंग, हेडिंग में लिख लो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। चलो इसको नोट डाउन कर लो सब लोग। सर सर z एक्सिस कब मतलब इम्पोर्टेंस में आता है? ऐसे नहीं यूजुअली आता उतना, एक्स और वाई आता है। ठीक है, जेड कहीं कहीं आएगा, मतलब जेड तो थोड़ा 3 डायमेंशन हो जाता है, तो अधिकतर केस में हम लोग ये लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्स और वाई से ही सॉल्व करते हैं सब कुछ। ठीक है, 3D का प्रॉब्लम देंगे तो उसमें ये भी करना है, जेड एक्सिस भी करना है। अच्छा एक बात और याद रखना, ठीक, सुनो सब लोग ध्यान से, यहाँ हम लिखते हैं, सब लोग ध्यान से सुनना, तो भूलना मत, याद रखना सारा बात जो बोल रहे अभी। तो यहाँ पे लिख रहे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहे हैं? आई डॉट आई का वैल्यू पता है कितना होता है तुम लोग को? जानते हो आई डॉट आई का वैल्यू? बोलो, कोई जानता है? आई डॉट आई का वैल्यू होता है 1। 1। क्यों ऐसा बोले? क्योंकि आई डॉट आई एक डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, ए डॉट बी का क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक, कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई बोलेंगे ना तो 1 होता है, आई एक यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, 1, ठीक। तो ये 1 इंटू 1, और देखो आई और आई के बीच में एंगल तो 0 है, आई इधर है और आई दोनों के बीच में ले रहे हैं, तो आई आई का बीच का एंगल कितना? 0, तो ये cos 0, तो cos 0 का वैल्यू 1 होगा, इसलिए आई डॉट आई 1 होता है, याद रखना, ठीक है। तो अगर तुमसे बोला जाए कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 होता है, मॉड जे भी कितना होगा? 1, और मॉड के भी कितना हो जाएगा? 1, ठीक, इसको भी याद रखना। बोलो समझ रहे हो? हाँ ना बोलो, यस सर। सब लोग समझ रहे अच्छे से? हम धीरे धीरे बोल रहे हैं Yes, ताकि sir. डाउट ना हो, ठीक। अच्छा बताओ, अभी अगर हम लोग जे डॉट जे लिखेंगे तो कितना आएगा? 1। सर 1। के डॉट के लिखेंगे कितना आएगा? 1। 1। 1, वेरी गुड। चलो एक सवाल अब जल्दी से, कोई भी बता सकता है, ठीक है, जो बताएगा हमको लगेगा उसको समझ में आ गया अच्छे से। अगर पूछा जाए आई डॉट जे बताओ तो कितना वैल्यू होगा? 0। 0 वेरी गुड, 0 0 0, सबको समझ में आ गया। अगर बोलेंगे जे डॉट के कितना हो गया? 0 अगर बोलेंगे आई डॉट के कितना हो जाएगा? 0। 0, ठीक है। तो जे डॉट के या फिर आई डॉट के, ये सब 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सब के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे आई डॉट जे का, तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, मॉड 1 मतलब 1 ही होता है, इसके बीच में एंगल कितना? cos 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए 0 आ जाएगा। तो याद रखना डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के
1 होता है, बाकी किसी के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज को याद रखना अच्छे से एकदम। फिर मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर का मतलब उसका मॉड, मैग्नीट्यूड। अगर हम लोग मॉड ए लिखेंगे ना तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, रुको एग्जांपल से तुमको बता देते हैं। देखो हम यहाँ बता देते हैं, जैसे मान लो तुमको हम एक वेक्टर दे दिए, छोटा सा वेक्टर ए दे दिए एग्जांपल के लिए, इसका वैल्यू बोल दिए 2i कैप प्लस 3j कैप, और तुमको हम बोले इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मॉड निकालो, तुमको बोले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे पता है? तुम यहाँ पे लिखोगे मॉड ए इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब भी लिखोगे यूनिट वेक्टर के साथ उसमें कोफिशिएंट्स को स्क्वायर करोगे, तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना, 4 प्लस 9। ठीक है, जो भी आ रहा है √13, तो ये आंसर हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। तो इस तरह वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट डाउन करके रख लो। सर ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हुआ क्या? बिल्कुल, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ही हुआ। जैसे अगर मान लो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इसको डायग्राम से, तो इधर हो जाएगा 2i कैप, इधर हो जाएगा 3j कैप। तो दो वेक्टर का जब टेल टेल कोइंसाइड करता है, अगर तुम पढ़े हो तो तुमको ये पता होना चाहिए, अगर ये दो वेक्टर का टेल टेल कोइंसाइड करता है तो इसका रिजल्टेंट हम लोग ऐसे डायगोनल लेते हैं, तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर r हो जाएगा। तो इसी रिजल्टेंट को हम लोग क्या लिखे थे यहाँ पे, 2i कैप प्लस 3j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड जब करोगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर होता है, तुम लोग पढ़े हो है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस मतलब कोफिशिएंट्स जो 2i वेक्टर है, तो i तो डायरेक्शन बता रहा है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab cos थीटा। बोलो इसके बीच का एंगल कितना है दो वेक्टर के बीच में? 90 डिग्री। 90, ये दो वेक्टर के बीच में ये वाला एंगल है पूरा, ये 3i और 2i के बीच में 90 डिग्री है, cos 90 तो 0 हो जाता है, इसलिए ये क्या आ जाएगा रिजल्टेंट इसका 4 प्लस 9। तो बार बार इतना नहीं लिखते, डायरेक्ट हम लोग कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर देते हैं। समझ में आ गया? यही चीज यहाँ पे आया है। बोलो समझ में आ रहा है सभी को? बताओ सब लोग, बोलो हाँ ना कुछ, बोलो। नहीं आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ रहा है क्या? सर सर ये जो रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सर ये फॉर्मूला है क्या कोई? फॉर्मूला नहीं है, इसको हम लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूज करते हैं, एज अ फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तुम पढ़ी हो ना ये वाला चीज, ये वाला चीज पढ़े हो? देखो दो नो वेक्टर का सर। रिजल्टेंट, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला पता है तुमको क्या होता है? ये पता है? देखो तो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ये सर प्लस 2ab प्लस 2ab इंटू cos 90, ये तो हम जानते cos हैं। थीटा है ना। हाँ। तो यहाँ पे देखो एक वेक्टर कितना है, 2i कैप है, बोलो है ना। यस सर। एक वेक्टर 3j कैप है, तो 3i का स्क्वायर, i इंटू आई तो 1 ही होगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, और दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना दिख रहा है बताओ तो? 90 डिग्री। 90 दिख रहा है ना। देखो ये एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर हो गया, इसका एंगल ये 90 है, तो cos 90 0 हो जाएगा ना ये टर्म पूरा। बोलो हाँ ना। तो इसलिए सिर्फ ये वाला बचेगा, है कि नहीं? तो वही हम लोग लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, बोलो समझ आ गया कि नहीं? आया सर। आ गया ना। चलो इस क्यों ये बताए हम, ये 9 क्लास में तो नहीं, हम इसलिए बता दिए ताकि तुम लोग हम एक अलग टाइप का सवाल अभी कराएंगे उसको समझने के लिए। इन चीज को बस याद रखना है, इतना याद रखना कोई भारी भरकम बात नहीं है, सबको याद रहता है। ठीक है, इस चीज को बस याद रखना। तो हम ये क्वेश्चन करा रहे, देखो अब देखो ध्यान से देखो, मान लो फोर्स दिया, तुम लोग खुद आंसर बता दोगे। अब देखो मान लो फोर्स दिया हुआ है, ये तुमको 11 क्लास में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, 2i कैप प्लस 3j कैप
माइनस के कैप न्यूटन, ये फोर्स दिया हुआ है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, और तुमको हम डिस्प्लेसमेंट भी दे दिए, ठीक, डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया। डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिए? डिस्प्लेसमेंट दे दिए सपोज 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस 8k कैप, ये डिस्प्लेसमेंट दे दिए। तो डायरेक्ट यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, इसका एंगल का तो जरूरत है नहीं, डायरेक्ट यूनिट वेक्टर के टर्म में दिया हुआ है। अगर बोले वर्क डन कितना होगा तो बताओ, तो बता पाओगे कितना होगा आंसर इसका? बोलो, वर्क डन कैसे डिफाइन करेंगे? एफ डॉट एस है ना, एफ कितना 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, और डिस्प्लेसमेंट कितना 4i कैप माइनस 8j कैप प्लस, 24। वेरी गुड 24, लेकिन नेगेटिव 24 आएगा, ठीक। तो देखो जहां जहां आई डॉट आई है वो सब तो 1 हो जाएगा, जहां आई डॉट जे करोगे सब 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के करोगे, बाकी तुम अगर जे डॉट आई लोगे, आई जे डॉट के लोगे तो 0 हो जाएगा। तुरंत बताएं क्यों 0 होगा, एंगल 90 हो जाए इसलिए। तो क्या लिखोगे इसको, देखो 2 तो 8 हो गया, 4 इंटू 2 8, ब्रैकेट में आई डॉट आई, ठीक, प्लस 3 इंटू माइनस 8, ठीक है, और क्या जे डॉट जे, समझ रहे हो, प्लस कितना -1 इंटू 8 के डॉट के, बाकी सारा 0। हम लोग आई डॉट जे या जे डॉट आई या के डॉट आई नहीं ले सकते, तो कितना होगा, आई डॉट आई का 1 होता है, तो 8 बच गया, और -24 और यहाँ -8, तो +8 -8 कट गया, आंसर कितना हो गया -24 जूल। अब देखो ठीक भी है, वर्क का वैल्यू स्केलर में आ गया। बोलो क्या समझे सभी लोग? यस बोलो सर। यस सर। हाँ ना बोलते रहो तो हमको दिक्कत होगा कि तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं। सब बच्चे समझ रहे हैं ना? कोई भी बच्चा कुछ दिक्कत है तो बोलो, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो तुम लोग से बात कर लेते, थोड़ा हम लोग पढ़ाते रहते हैं। ये अंशुल समझ रहे हो? अंशुल यस सर। ठीक है, हम रैंडमली पूछते किसी, लक्ष्य समझ रहे हो ना? यस सर। स्वयं समझ रहे हो? स्वयं यस सर। ठीक है, और रिद्धिमा समझ रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, और हिमांगी, हिमांगी समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा है क्या हिमांगी? कुमार प्रवीण यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है, बाकी लोग अद्या समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, और कौन? अंशुल, अच्छा सबसे बात कर लिए हैं, ठीक है। स्मृति, स्मृति समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो चलो ये सब लोग समझ गया, सभी से बात की अभी, सब लोग को समझ में आ रहा है। तो ऐसा सिमिलर एक क्वेश्चन और देते हैं, तुम लोग सब लोग बनाओगे, और जिससे हम पूछेंगे आंसर, खुद से मत बोलना, हम किसी से पूछेंगे अभी, वो आंसर देगा, ठीक है। जिसका आ गया वो चुप रहना, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि आंसर सही लाया कि नहीं। चलो देखो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, फोर्स इक्वल टू कितना दे रहे हैं? फोर्स इक्वल टू मान लो दिया हुआ है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, ठीक है, ये फोर्स दे दिए। और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है कितना? डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है सपोज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा, तो वर्क डन फाइंड करो कितना होगा, ठीक। जिससे पूछेंगे वो आंसर देगा। वर्क डन पता करना है क्या होगा, क्या होता है एफ डॉट एस, सब लोग बना के रखो, हम पूछते हैं एक एक करके। चलो हम एक टाइम देते थोड़ा सा, सब लोग का बनना चाहिए।
सर डन। हो गया ना? ठीक है, रुको हम पूछते हैं। बताओ क्या किससे पूछे? ठीक है, रुको एक एक करके। प्रवीण बताओ तो कितना आंसर आया प्रवीण? सर 6। 6। ठीक है, देखते हैं और किसी से। ये अंशुल बताओ कितना है तुम्हारा? सर 4। 4। 4। क्यों 4 आया? ठीक है, इतना डिफरेंस क्यों? अद्या कितना आंसर आया? सर 4 जूल। 4 जूल, वेरी गुड। लक्ष्य कितना आंसर आया? 4 जूल। 4 जूल। 4 जूल आंसर होगा। 6 क्यों आ रहा था? बहुत सिंपल है, ठीक है, सभी का सेम आंसर आना चाहिए। क्योंकि अगर वर्क निकालते हैं हम लोग तो क्या सिखाए हैं, फिर देख लो सब लोग जिनका नहीं आया। बाकी लोग से नहीं पूछे, कभी कहा गया होगा, बट नहीं भी आया होगा तो देख लो। तो सर ऐसे वो लिखोगे। सर हम्म सर वो F के ऊपर जो साइन लगाए वो वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। किसके ऊपर? ये कैप जो बनाए हैं? नहीं सर, वो कैप नहीं, वो तो यूनिट वेक्टर, मतलब S और F के ऊपर जो लिखे हैं वो हाँ, ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वर्क में नहीं लगाए, वर्क स्केलर इसलिए नहीं लगाए। तो देखो 3 into 2 6 हो गया, i डॉट आई 1 हो जाएगा। फिर क्या करोगे? 5 into -1, फिर लिखोगे j डॉट j, इतना आसान तो है। फिर क्या लिखोगे? 3 into ये k डॉट k, 3 into 1 into k डॉट k, ठीक है। तो यही बस सॉल्व कर देना, और क्या। तो ये आ गया 6, ये हो गया 5 -1, ये -1 है, तो ये +5 -5 सॉरी, ये -5, ठीक है। तो 4 आंसर आ जाएगा, -5 हो गया। तो सही से करना है इसको, और +3 हो गया, तो 6 - 2 यानी कि 4 जूल इज द आंसर। बोलो प्रवीण, समझ में आ गया कहाँ गलती हुआ था? प्रवीण, यस सर, यस सर, कैलकुलेशन मिस्टेक किए थे? यस सर। ठीक है, चलो तो तुम लोग को और एक अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। ये हो गया तुम्हारा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा अगर डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। 9 में तो नहीं मिलेगा, 9 में तुमको फॉर्मूला बेस्ड ही मिलेगा। फोर्स दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, एंगल दिया हुआ है, वर्क निकालो, या फिर देखना तुम किताब में इस तरह रहता है, उस तरह क्वेश्चन इजी मिलेगा। आज सब लोग बनाओगे जाके घर में। सर हाँ बोलो। सर ये सब वाले क्वेश्चन में सर सेम यूनिट्स वाला कोई इंटू करते हैं, क्योंकि आई कैप इंटू जे कैप या फिर जे कैप इंटू के कैप 0 होता है। हाँ यस, इसीलिए वो तो 0 हो जाएगा ना। अभी अगर तुमको मान लो 3 into -1 करना है, लेकिन i डॉट j हो जाए तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, तो क्यों करेंगे हम लोग अनवांटेड? ठीक, बोलो याद रहेगा क्या बोले? यस सर। ठीक है, चलो अब तुम लोग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन देते हैं, देखते ये कौन समझ पाता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बनाओगे ना तो कोई भी तरह का वर्क एनर्जी का प्रॉब्लम नहीं होगा। और तुम लोग का होमवर्क आज ये रहेगा ना, जितना भी क्लास 9 का बेसिक क्वेश्चन है वर्क का, वो सारा आज बना के लाओगे तुम लोग घर से, ठीक है। बुकलेट से हो या चाहे तुम लोग के पास किताब से हो, 9 क्लास का बुक वाला सारा क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम क्लास में कराते रहेंगे क्वेश्चन सब। हम क्लास में बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, तो तुम लोग अपने से बेसिक क्वेश्चन बनाओगे। तो बेसिक क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछना। बेसिक क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस्ड जो 9 क्लास में रहता है, छोटा छोटा क्वेश्चन सब, है ना। वर्क डन निकालो, ये निकालो, सब क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन हम करा देंगे थोड़ा सा। ये 2 kg हो गया। तो ये सवाल में दिया गया 2 अनइक्वल ब्लॉक है, 2 kg और 1 kg, उसको पुली के ऊपर लटका दिए। अब 9 एरेट के क्लास में हम लोग ऐसा क्वेश्चन बहुत किए हैं, है ना, सबको पता है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा सॉल्व किए। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ऐसा 9 एरेट में बहुत एरेट बैच है ना तुम लोग का, तो एरेट बैच में लोग बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा किए हैं, रेगुलर बैच में नहीं, एरेट में ऐसा हम लोग किए बीडीए क्वेश्चन। अब इस पे बोला जा रहा है क्या कि 2 ब्लॉक है, 2 kg और 1 kg का अनइक्वल, और एक स्मूथ पुली के ऊपर इसको लटका दिया गया, ठीक। सिस्टम को हम लोग रिलीज किए रेस्ट से, तो वर्कडन कितना होगा ब्लॉक में 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे वर्कडन कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख देते हैं, इफ द
हम तुम लोग बता देंगे ये क्वेश्चन, तुम लोग मत बनाओ, एक दूसरा देंगे तो बनाओगे। इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम rest, find work done by the string। स्ट्रिंग कौन सा वर्क डन करेगा? स्ट्रिंग पे कौन सा फोर्स लगता है बताओ? सर टेंशन। टेंशन, यानी कि वर्क डन टेंशन को कितना करेगा वो निकालना है। तुम लोग बना लोगे, ये भी बता देंगे ना, तुम लोग बोलोगे अच्छा इतना आसान था, तुम लोग बना लोगे। ठीक, अगर तुम लोग फ्री बॉडी डायग्राम किए हो तो आराम से बना सकते हो। इफ द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो चलो बनाते हैं हम लोग जल्दी से। इधर क्या लग जाएगा? एक्सीलरेशन ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा? इधर लगेगा mg 2g, ऊपर लगेगा टेंशन, यहाँ भी लगेगा 1g, ऊपर लगेगा टेंशन। ठीक है, इक्वेशन दो ठो लिख देंगे। पहला इक्वेशन क्या होगा? 2g नीचे लग रहा है, ये नीचे भाग रहा है, पूरा एक्सेलेरेट कर रहा है, तो 2g माइनस टी इक्वल टू ma 2a। सेम एक्सेशन होगा, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है। उधर क्या होगा? उधर होगा t माइनस g इक्वल टू ma, यानी कि 1a। कुछ नहीं है, मास 1 kg है। ऊपर जाएगा, टेंशन को पहले लिखेंगे, यहाँ पे एक्शन नीचे आ रहा है तो हम लोग 2g को पहले लिखेंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे तो टी टी कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या आ गया? 3g इक्वल टू कितना आ गया? 3g इक्वल टू कितना आ गया बोलो? 3a है ना? सर वो जी होगा ना? सर वो सिर्फ जी G होगा ना हाँ माउंट। जी हो जाएगा, जी हो जाएगा, माइनस हो रहा है ना, यस ये जी हो जाएगा। तो g इक्वल टू हो गया 3a, तो a इक्वल टू हो गया g/3, यानी कि एक्सेलेरेशन हो गया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हम लोग निकाल लिए। अब निकालना है हम लोग को डिस्प्लेसमेंट। टाइम दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा दो, है ना? इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हो, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो क्या होता है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब सब लोग देखो ये समझ सकते हो कि जीरो होगा, क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ है? रेस्ट से रिलीज कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी सबका जीरो होगा। तो चलो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हाफ a का वैल्यू है 10/3, टाइम हम लोग को दिया है 1 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 5/3 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हो गया 5/3। अब वर्क डन निकालो कितना होगा। ठीक है, अब वर्क डन निकालो, तो वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट मिल गया और हम लोग को फोर्स चाहिए। तो फोर्स मतलब क्या? कौन सा फोर्स? फोर्स मतलब कौन सा फोर्स बोलो? टेंशन। टेंशन। कितना होगा? टेंशन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? किसी भी इक्वेशन से t माइनस 10, इसको यूज करते इस इक्वेशन को, वर्क इक्वल डन टू माइनस 200/9 है क्या जूल्स? हाँ 200/9, माइनस भी होगा प्लस भी होगा, दोनों के लिए होगा। तो टेंशन कितना निकलेगा? t माइनस 10 और a का वैल्यू कितना मिला था? 10/3। तो टेंशन अगर यहाँ पे निकालोगे तो कितना होगा? 10 प्लस 10/3, यानी कि टेंशन कितना हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा 40/3, है ना? 40/3 न्यूटन टेंशन हो जाएगा। टेंशन मिल गया। अब वर्क डन क्या होता है? t डॉट s। अब देखो निकालो दोनों साइड का। तो अगर हम लोग 1 kg ब्लॉक में देखेंगे, फॉर 1 kg ब्लॉक, सब लोग ध्यान से देखना, फिर हम एक बार बता देंगे डाउट है तो। 1 kg ब्लॉक के लिए, 1 kg ब्लॉक के लिए देखो टेंशन किधर लग रहा है? टेंशन लग रहा है ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है कैसे? ऊपर ही। टेंशन लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही तो भाग रहा है बॉडी पूरा, तो क्या होगा? दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। तो टेंशन निकालो, वर्क डन W1 इसको बोल देते हैं 1 kg के लिए। तो कितना हो जाएगा? t s cos 0 डिग्री, दोनों ऊपर भाग रहा है, टेंशन भी ऊपर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का ऊपर ही हो रहा है। तो टेंशन 40/3
और डिस्प्लेसमेंट कितना 5/3, तो कितना आएगा 200/9, 200/9 जूल, ये आंसर हो जाएगा। अगर यही बोलेंगे 2 kg ब्लॉक के लिए तो बता सकते हो कितना आएगा, माइनस, वेरी गुड। क्योंकि टीएस, अब देखो टेंशन किधर लग रहा है डायग्राम में, टेंशन ऊपर लग रहा है, ब्लॉक नीचे भाग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट टेंशन से एंगल 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो टीएस कॉस 180 डिग्री, सब लोग समझ रहा होगा, धीरे धीरे हम बता रहे हैं, और इजी भी है इसको समझना, डिफिकल्टी कुछ नहीं है। सॉल्व करोगे माइनस 200/9 जूल आएगा। अब देखो सब लोग याद करो, तो जो लोग क्लास किए हो, हम एक बताए थे टेंशन ट्रिक, याद है सबको? Yes sir, work done in the system is always 0. देखो अब नेट वर्क 0 आ रहा है, W1 + W2 कर रहे हैं, तो Yes sir. Yes, समझ रहे हो sir. कैसे प्रूफ हो गया? इस तरह टेंशन ट्रिक में Yes, नेट वर्क इन द सिस्टम को 0 करते हैं। क्या किसी को समझ में कोई दिक्कत है तो पूछो, हम शुरू सर अगर पुली देंगे। मूवेबल होता तो उस केस में क्वेश्चन कैसे बनता? अगर पुली मूवेबल होता तो उस कंडीशन में रिलेटिव हम लोग को डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ता, उस सब रिलेटिव टर्म आ जाता, ब्लॉक भी मूव कर रहा है, पुली भी मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी हो जाता। वेलोसिटी तो कंसीडर सर तो पुली 2a से मूव करता क्या, और a/2 से? पुली a/2 से मूव कर, हाँ डिपेंड, हाँ रिलेटिव पुली होता तो a/2 से मूव करता डेफिनेटली। इधर a लग रहा है तो a लग रहा है तो एवरेज लेते हैं हम लोग उसका, है ना, a/2 से मूव करता है। एक दो बताएंगे मूवेबल पुली, बाद में बता देंगे, कि तुम लोग अभी हम नहीं बताएं, क्योंकि पहले वर्क एनर्जी खत्म करेंगे, एक क्लास में हम लोग मूवेबल पुली का क्लास का कुछ क्वेश्चन करा देंगे। तुम बहुत दिन से पूछ भी रहे हो, मूवेबल पुली पढ़ा देंगे, पहले वर्क एनर्जी हो और जाने सर दो। मास, सर एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग तो इसी में पढ़ाएंगे, वर्क एनर्जी में स्ट्रिंग भी पढ़ा देंगे। इस स्प्रिंग की स्ट्रिंग क्या बोल रहे हो, बोलो? मास वाला स्ट्रिंग। मास वाला स्ट्रिंग भी बता देंगे। एक दिन एडवांस क्लास लेंगे ये वर्क एनर्जी चैप्टर के बाद, ये चैप्टर छोटा सा खत्म हो जाएगा तुरंत, 2-3 क्लास में हो जाएगा, 3 क्लास में चैप्टर, ठीक है, पूरा न्यूमेरिकल के साथ। तो ये चैप्टर जैसे सर खत्म हो आप जाएगा, बोले थे कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बाद ही मूवेबल पुली और फ्रिक्शन वाला भी कुछ कराएंगे। मूवेबल फ्रिक्शन तो हम बताए थोड़ा बहुत, लेकिन फ्रिक्शन का प्रॉब्लम नहीं कराए, तो हमको पहले सर बोले कि वर्क एनर्जी पढ़ा दीजिए, ठीक, क्योंकि तुम लोग का सिलेबस का भी जल्दी से खत्म हो जाए 9 का, तो वर्क एनर्जी हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। 9 क्लास का मतलब 9 क्लास का प्लस प्लस टॉपिक, यानी 9 से ज्यादा टॉपिक ही पढ़ा देंगे, 11 तक का पढ़ा देंगे फाउंडेशन का पूरा। तो ये वर्क एनर्जी जैसे खत्म हो जाएगा ना, फिर 2 क्लास हम लेंगे, तब तक सारे बच्चों का बेस भी अच्छा हो जाएगा। बहुत बच्चा लोग प्रैक्टिस नहीं किया होगा वो लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर, तब तक तुम लोग थोड़ा प्रीवियस लेक्चर्स को प्रैक्टिस भी कर लो और वर्क एनर्जी भी देख लो, वर्क का भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। फिर 2 क्लास लेंगे सिर्फ एडवांस टाइप का, उसमें हम लोग फ्रिक्शन का प्रॉब्लम, पहले हम लोग सबसे पहले मूवेबल पुली का प्रॉब्लम, ठीक है, फिर हम लोग फ्रिक्शन का प्रॉब्लम और मास वाला लेंथ का प्रॉब्लम कर लेंगे, 2 क्लास में हो जाएगा। तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, फिर ग्रेविटेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्क एनर्जी 3-4 क्लास बस लगेगा, उसके बाद ही हम लोग इसमें आ जाएंगे। तो क्लास करो, ये सब पूरा टॉपिक हो जाएगा, ठीक, टेंशन मत लो। वर्क एनर्जी में 3-4 क्लास लगेगा, उसके बाद 2 क्लास में हम लोग मूवेबल पुली, मास वाला पुली और कुछ उस तरह का फ्रिक्शन का कुछ प्रॉब्लम बढ़िया वाला, वो सब सॉल्व कर लेंगे, ताकि तुम लोग उसमें कोई दिक्कत ना हो। फिर हम लोग आएंगे ग्रेविटेशन में, जो 9 का टॉपिक है वापस। तब तक 2 चैप्टर तुम लोग का 3 चैप्टर हो जाएगा, मैकेनिक्स हो गया, मतलब काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन और वर्क एनर्जी पावर। तो सिलेबस बहुत आगे रहेगा, हम लोग का बचेगा ग्रेविटेशन और साउंड। क्या क्या है 9 में? यस सर, ग्रेविटेशन और साउंड। हाँ, तो ग्रेविटेशन भी हो जाएगा, ग्रेविटेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पूरा फिजिक्स बहुत मजेदार है 9 क्लास का, मतलब काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। चलो ये तो हो गया, तो बोलो इस पे कुछ कोई डाउट है क्या? बोलो कोई डाउट नहीं तो तुम लोग बनाने के लिए देंगे एक क्वेश्चन। नो डाउट। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बनाओ तब जल्दी से। सब लोग बनाएगा, एक दो बच्चे नहीं, सब लोग को बनाना है। चलो सिमिलर प्रॉब्लम देते, थोड़ा डेटा चेंज कर देते हैं ताकि तुम लोग बना पाओ। ये पुली हो गया, नाइन में तो इस चैप्टर में बहुत कम है, कुछ भी नहीं इसमें, वर्क है, एनर्जी है, बस खत्म, वर्क एनर्जी थ्योरम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल और वर्क डन, तीनों चीज है।
और बहुत इजी चैप्टर भी है ये, ठीक है। इसको इस बार हम लोग ले लेते हैं सपोज 3 kg का, ठीक है ना, ये 3 kg का है और ये हो जाएगा 5 kg का। तो एक निकालोगे ना वर्क डन, तो दूसरा में बस नेगेटिव वैल्यू लगा देना, दोनों का निकालने का 2 ब्लॉक का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो इनिशियल वेलोसिटी सबका 0 है क्वेश्चन में, इनिशियल रेस्ट से शुरू हो रहा है। टाइम 2 सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ निकालो, वर्क डन क्या होगा निकालो, ठीक है। W1 और W2 दोनों फाइंड आउट करो। All system are released from rest at time t को 2 second. Find out the work done by the string. दोनों केस में work done by the string ही निकालना है। बोलना बना लेने से, ठीक। सर 375/2 जूल्स। पता नहीं, वो सॉल्व करना पड़ेगा, अपने से दिए हैं। 372 बाई, सर 375/2 जूल्स। अच्छा ठीक। और किसी का है क्या ऐसा आंसर? और किसी का ऐसा आंसर आया है? और किसी का ऐसा आंसर कितना? वही आया 375/2। वेरी गुड, ठीक है। देखते बना के फिर सब लोग आना चाहिए, अगर सही बना है तो आ जाएगा। और क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की हो तो आ जाएगा, ठीक। दोनों का सेम आ गया मतलब सही आंसर है। चलो हम लोग बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। सर आ गया। कितना? वही है ना? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। 5G, इधर 3G, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का एक्सेशन होगा ऐसे A, इधर भी A, इस तरह, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा T माइनस 3G इक्वल टू 3A, और यहाँ पे हो जाएगा 5G माइनस T इक्वल टू 5A। तो यहाँ से T कट गया, तो 2G इक्वल टू हो जाएगा 8A, ठीक है। तो यहाँ से A इक्वल टू आ जाएगा कितना? A इक्वल टू आएगा 2G/8, तो मतलब G/4, तो 10/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो अब हम लोग को निकालना है क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे, S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U तो हम लोग का 0 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और S का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का क्या? S का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा हाफ। A का वैल्यू है हम लोग के पास 10/4, टाइम हम लोग को दिया हुआ है 2 सेकंड यानी कि 4, तो 4 कट जाएगा, तो 5 हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये ना होगा 5 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 5 हो गया। अब लोग टेंशन निकालना है, तो टेंशन कितना हो जाएगा? वैल्यू पुट कर दो। तो T माइनस 330 इक्वल टू 3A, तो 330/4, A का वैल्यू 10/4 था, तो T इक्वल टू कितना हो गया? T इक्वल टू हो गया 30 प्लस 30/4, यानी कि 120 प्लस 150/4, 150/4। अब हमको निकालना है वर्क डन। तो W1 निकालोगे तो हुआ T डॉट S, तो T डॉट S
तो टी है 150/4 इंटू एस कितना है 5। ये है ना सबका, बोलो। यस सर। यस सर। 750/4 ये है ना। सर कटेगा आगे तो। हाँ कट जाएगा, 2 कर दो, और ये कितना हुआ कटने से 325 ना, 75 375 सॉरी 375। तो ये आ गया ना 375/2, तो इतना जूल हो जाएगा वर्क डन, 375/2 जूल। एक W2 होगा -375/2, ठीक है। एक हो जाएगा -375/2, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। समझ रहे हो ये सब, इस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। अब देखो शुरुआत में एकदम बताए थे आज के क्लास का, शुरुआत में एकदम बताए थे, पहला बताए थे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो इस सब में हम लोग वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के एग्जांपल देखे। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या बताया, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। चलो देखते हैं हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैसे सॉल्व होगा, ठीक। वर्क डन बाय वेरिएबल, कितना बजे तक क्लास रहता तुम लोग को? सर 6:30। 6:30 ना, ठीक है। और बस कुछ देर है, 8 मिनट्स, तो इसमें ये बता देते हैं, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसके लिए थोड़ा कैलकुलस का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग कैलकुलस का जरूरत पड़ेगा, इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत, बस उसका उतना एप्लीकेशन नहीं बताएंगे क्योंकि इंटीग्रेशन तुम लोग उतना भी नहीं क्लियर है। बस इतना याद रखना कि वेरिएबल फोर्स का मतलब जहां पे फोर्स वेरिएबल हो, यानी फोर्स टाइम डिपेंडेंट हो। इस समय फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। कैसा फोर्स रहेगा? वेरिएबल फोर्स रहेगा, ये नहीं रहेगा कांस्टेंट। कैसा फोर्स रहेगा? वेरिएबल रहेगा, ठीक है। फोर्स क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। वेरिएबल फोर्स का मतलब ऐसा समझो, एग्जांपल के लिए मान लो तुम एक फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन का, तो हमेशा 5 न्यूटन नहीं लग रहा है, टाइम के साथ वो फोर्स चेंज होते रहता है। सपोज 5 से 6 हो गया, 7 8 9 10 इस तरह फोर्स इंक्रीज कर रहा है, या तो फिर फोर्स डिक्रीज भी कर सकता है, यानी कि टाइम डिपेंडेंट फोर्स। वेरिएबल फोर्स का मतलब है फोर्स इज टाइम डिपेंडेंट और द पोजीशन डिपेंडेंट, एनीथिंग। इट कैन बी डिपेंड ऑन द टाइम, इट कैन बी डिपेंड अपॉन द पोजीशन। सो इस कंडीशन में फोर्स वेरिएबल है, तो उस टाइम हम लोग वर्क डन निकालना पड़ेगा, बोलेंगे DW स्मॉल वर्क डन, जो होगा F.dx, dx मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमको पूरा वर्क डन निकालना पड़ेगा तो हम लोग को, ये D मतलब छोटा वर्क डन है, तो पूरा वर्क डन का हम लोग इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस DW को। कहां से कहां तक करेंगे? इनिशियल पोजीशन मान लो x1 है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट हम लोग कर देंगे कैसे? x1 से लेके x2 तक, तो F.dx है ना, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इस रिजल्ट से याद रखोगे वेरिएबल फोर्स का प्रॉब्लम जब भी आएगा हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना? सर हाँ सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपका आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा, यहाँ से वेरिएबल फोर्स से, यस सर। ठीक है कर देते हैं, स्टार्टिंग से कर दे रहे। देखो और एक बार देख लो, सब हम लिख के बता दे रहे हैं फिर एक बार, ताकि सभी को क्लियर रहे, ठीक। रुको एक सेकेंड, देखो क्या बोले अभी तक क्या बोले। जब भी बोलेंगे वेरिएबल फोर्स, इसका मतलब क्या समझ में आता है? वेरिएबल फोर्स का मतलब ऐसा कोई फोर्स जो कि कांस्टेंट नहीं है ना, मतलब कांस्टेंट नहीं होगा। ऐसा कोई फोर्स जो कि वैरी कर रहा है, वेरिएबल मतलब पोजीशन के साथ फोर्स चेंज होगा या तो टाइम के साथ फोर्स बदल सकता है। तो उस कंडीशन पे हम लोग एक स्मॉल वर्क डन निकालेंगे हर एक इंस्टेंट पे। जैसे DW हो जाएगा F.dx, मतलब यहाँ पे फोर्स कुछ है, छोटा सा वर्क डन। तो अगर हम लोग को पूरा वर्क डन निकालना है पूरे इंटरवल पे, तो हम लोग को नेट वर्क डन निकालने के लिए W इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ, देखो छोटा सा पार्ट को अगर हम लोग पूरा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोग यूज करते हैं टर्म इंटीग्रेशन का,
हम लोग जब पूरा कोई चीज फाइंड आउट करना है, कोई भी क्वांटिटी, तो हम लोग इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। सर इंटीग्रेशन को, हाँ सर हाँ बोलो। इंटीग्रेशन जस्ट डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट प्रोसेस है क्या? यस, वेरी गुड। इंटीग्रेशन इज जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम लोग डिवाइड करते हैं, इंटीग्रेशन हम लोग समेशन करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे बहुत सारा टुकड़ा को ऐड करेंगे ऐसे छोटा छोटा पार्ट को, तो हम लोग को एक बड़ा कोई ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, है ना, इस तरह का। और हम लोग अगर ब्रेक करते हैं इन सब चीजों को, तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंस कॉल्ड इंटीग्रेशंस। तो छोटा ये वर्क डन है, और पूरा वर्क डन का हम लोग ऐसा एक साइन देते हैं, इस तरह ग्रीक साइन, ऐसे इंटीग्रेशन का साइन है ये, और बोलेंगे DW, तो ये साइन हम लोग को पूरा वर्क डन दे देगा। कब का? कोई टाइम x1 से लेके किसी टाइम x2 टाइम बोलते, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट x2 तक। तो ये बोलेंगे पूरा वर्क डन। तो पूरा वर्क डन का वैल्यू क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ f dx, और डिस्प्लेसमेंट लिमिट है ये x1 से लेके x2 तक। मान लो कि पहले ऑब्जेक्ट x1 पे था और x2 तक, फाइनली x2 तक गया, तो इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का। सर इसका इंटीग्रेशन होने पे x²/2 आएगा क्या? किसका? इस फंक्शन का? सर f dx का इंटीग्रेशन होने पर f⁴ आएगा क्या? नहीं, f का वैल्यू पता करना पड़ेगा क्या है। इसका एग्जांपल एक बता देते हैं, रुको। f को x के टर्म में सर एक्सप्रेस बट हाँ। वो x⁴ 1 + 1/1 होता है ना? होता है, लेकिन ये x का फंक्शन होना चाहिए ना, f x का फंक्शन होना चाहिए। तो अगर f का वैल्यू दे देंगे x के टर्म में, तब तुम ऐसा बता सकती हो उस तरह इंटीग्रेट करके। ठीक है, हम समझा देते हैं, दिक्कत नहीं होगा। देखो पहले देख लो अच्छे से एक बार, ये यहाँ तक पहले लिखो, हम समझा दे। डाउट हम समझ में आ गया, क्या डाउट है तुम्हारा बता देते हैं। एक सेकंड रुको। तो ये x2 हो गया मान लो, ठीक है। अब इसको क्या करो, इसको बॉक्स में अच्छे से डाल दो, इसको बॉक्स में ऐसे रख लो पूरा, सब लोग इसको बॉक्स में डाल लो ताकि ये याद रहे, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको बोलते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, देखो सब लोग ध्यान से। जैसे मान लो फोर्स दिया हुआ है ना, इस बार ऐसा कुछ दिया हुआ है, कितना? 3x²। फोर्स दिया हुआ है। एक छोटा सा एकदम क्वेश्चन लेते हैं ताकि तुम लोग को बहुत इजी हो सॉल्व करने में। फोर्स दिया हुआ है, सपोज मान लो 3x+2 दिया हुआ है, ऐसा फोर्स दिया हुआ है। तो फोर्स वेरिएबल है, देखो फोर्स x पे डिपेंड कर रहा है। x को चेंज करेंगे, x को 1 रखेंगे तो फोर्स आएगा 5, x को 2 रखेंगे तो फोर्स आएगा 7, x को 3 रखेंगे तो फोर्स आएगा 11। तो फोर्स इज अ वेरिएबल, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स। अगर हमसे पूछा गया हम लोगों से कि आप वर्क डन फाइंड कीजिए, ठीक है, x = 1 से लेके x = 3 पे, तो वर्क डन कितना होगा बताइए। तो इस तरह के प्रॉब्लम को देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग DW लिखेंगे, तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग? f.dx, और फिर इंटीग्रेट करते हैं तो क्या लिखेंगे? DW = इंटीग्रेशन ऑफ f.dx, और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे x = 1 से x = 2। तो हमको पूरा वर्क डन कितना मिल जाएगा? पूरा वर्क डन हम लोगों को मिल जाएगा, सर x = 3 ना? क्या? हाँ 3, सॉरी, हाँ 3 हो जाएगा। 3 लिए लिमिट ना, हाँ 3 लिख दो यहाँ पे। सर इसका वैल्यू 3 का पार्ट 2/1 - 1 का पार्ट 2/3 होगा क्या? बता रहे हैं, देखो 3 हो गया। तो देखो ये f का वैल्यू यहाँ पे रख दो, f का वैल्यू पुट कर दो, कितना होगा? 3x+2 × dx हो जाएगा। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से हम लोग को वर्क डन मिल जाएगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, ऐसे सॉल्व करेंगे एक एक करके। 1 से 3 क्या होगा? 3x dx प्लस 1 से 3 2 dx। सबको समझ में आ गया? ऐसे ब्रेक करके लिखते हैं इंटीग्रेशन को, है ना। dx के बाद 3x के साथ, dx के बाद 2 के साथ। अब इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, 3 को बाहर कर दो, 1 से 3 ये होगा x dx, यहाँ पे 2 बाहर कर दो, 1 से 3 dx, ठीक। अब देखो एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, क्या फॉर्मूला होता है? x dx का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, अगर हम लोग x का पावर n, इसको याद रखना फॉर्मूला को, dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है? x n का पावर n + 1/n + 1, ये होता है इसका फॉर्मूला।
इंटीग्रेशन का। सर ठीक n is not equal to -1. n इज नॉट इक्वल टू -1, यस, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ पे 3 x का पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 + 1 2, तो हो जाएगा x² 2। फिर -1 पे ln x आता है। -1 पे ln x नहीं, -ln का अलग फंक्शन होता है। log 1/x करेंगे तो उसको -1 नहीं लिखेंगे, उसका ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह कोई फंक्शन नहीं होगा इसमें इंटीग्रेशन में, वो log का होता है, log x का करते हैं, ये नहीं इस तरह करेंगे हम लोग, ठीक है, डेरिवेटिव में करते हैं उल्टा फंक्शन। जैसे log का, जैसे अगर हम लोग 1/x को डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, जैसे हमारा log का जो फंक्शन है ना उसका जस्ट ऑपोजिट आएगा, ऐसा ही वो log का फंक्शन जो ऑपोजिट आएगा। तो अगर हम लोग dln/x करते हैं, जैसे log x का तुमसे डिफरेंशिएट पूछेंगे कि तुम इसका बताओ log x/dx क्या होता है, तुम बोलोगे 1/x, है ना, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x आएगा, समझ में आ गया। तो log फंक्शन हो गया वो, x⁻−1 नहीं लिखेंगे वहां पे हम लोग, समझ में आ गया। तो x dx का वो x²/2, और यहाँ से 2 बाहर आ गया, और dx का इंटीग्रेशन x होता है। अगर dx का इंटीग्रेशन बोला जाए ना तो ये x हो जाएगा, पूरा के लिए x हो जाएगा, dx छोटा है तो पूरा x हो गया। अब लिमिट यहाँ पे लगा दो, x से लेके 3 और ये x से लेके 3, तो क्या होगा 3 और 3 का स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू पुट कर दो। अब लिमिट ऐसे सॉल्व करेंगे, 3² 2 - 1² 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फंक्शन में, और प्लस 2 x का वैल्यू एक बार कितना, x का वैल्यू एक बार 3, एक बार x का वैल्यू 1, बस जो आएगा वही आंसर है। बोलो समझ में आया? यस सर। नहीं सर आया? आप अभी जो यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, सर इसमें c भी आएगा ना, क्योंकि ये इनडेफिनेट है। हाँ c आएगा, c हम लोग डेफिनेट में नहीं लगाते हैं, लिमिट वाले में नहीं लगाते हैं, है ना, लिमिट वाले पे c नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है। अगर लिमिट नहीं लगता है तो c लगाते हैं, याद रहेगा। यस सर। लिमिट में ना, ये डेफिनेट इंटीग्रल से तो उसमें नहीं आएगा, ठीक है। बोलो कोई डाउट है तो, ये 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना, 8/2। सर ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं समझ में आ रहा। क्या नहीं आया बोलो। 4 सर ये डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन कहाँ किए हम, 16 आएगा आंसर, देख लेना 16 जूल आएगा आंसर। क्या बोलो, हाँ बोलो, बता दे रहे हैं। डिफरेंशिएशन कहाँ दिख रहा है तुमको, इंटीग्रेशन? यस सर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बताए थे फिर से, फिर सब कैलकुलस पढ़ोगे 11th क्लास में, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं सब। जैसे देखो ये फॉर्मूला याद रखना इंटीग्रेशन का, x⁻ अगर n dx होगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा x n+1/n+1, प्लस c भी होता है, जब लिमिट नहीं रहेगा तब प्लस c भी लिखते हैं, c मतलब कांस्टेंट, लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, बट लिखते हैं जब लिमिट नहीं रहता उस समय, तभी लिमिट वाला इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, f का वैल्यू पहले पुट कर दिया, कितना है 3x + 2dx, यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से देखो ये किए, उसके बाद 3dx को 3 से मल्टीप्लाई करो 3x से, तो क्या आएगा 3x dx, और जब 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2x dx, ऐसे ब्रेक करके लिखना पड़ेगा क्योंकि 3x + 2 है फंक्शन को। अब यहाँ पे क्या करोगे, 3 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, तो x dx बचा, x dx मतलब देखो इस फॉर्म पे आ गया, x का पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 + 1 2/2 हो जाएगा इस फॉर्मूला से, ठीक। बोलो क्लियर है ना? नो ये सर। लिमिट वाला 3 लिखा हुआ है, नहीं है, नो सर। यहाँ से नहीं दिख रहा है, x का पावर कुछ नहीं 1, तो x का पावर 1 × dx क्या हो जाएगा, x का पावर n dx का क्या बोले, x का पावर n+1/n+1, x का पावर 1 है तो मतलब क्या, x का पावर 1+1/1+1, तो कितना होगा, x² का पार्ट 2/2 होगा ना ये वाला, यस सर। नहीं होगा, होगा सर। बस लिमिट पुट कर दो, लिमिट कितना है, लिमिट को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट पे लिखोगे, लिमिट को रेड से लिख देते हैं, लिमिट कितना है देखो 3 है और 1 है, यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाता है, तो बस x बचेगा। यहाँ पे भी लिमिट कितना है, यहाँ पे भी लिमिट 3 से 1 तक है, ठीक 3 से 1 तक है,
अब वैल्यू पुट कर दो। अब x की जगह बाद 3 रखोगे और माइनस करोगे, फिर 1 रखोगे, है ना, इस तरह लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे भी x का वैल्यू 3 रखोगे, फिर 1 रख के माइनस करोगे, जो आएगा वही आंसर है। बोलो समझ में आ गया? यस सर। इसको रिवाइज करना घर में। चलो आज का सर क्लास एक यही था। क्वेश्चन पूछना था। हाँ सर बोलो बोलो। आप बताए कि इंटीग्रेशन में समेशन होता है, तो सर इंटीग्रेशन में हम लोग सिग्मा की जगह ये कर्व्ड लाइन क्यों यूज करते हैं? ये कैलकुलस है ना, ये उस तरह का समेशन नहीं है, ये उस तरह का समेशन नहीं है, कैलकुलस है। ये जो है एक तरह का समेशन ही बताता है, बट इट इज अ काइंड ऑफ, ये एक तरह का कैलकुलस है, ये नॉर्मल वाला मैथ नहीं है। कैलकुलस का मतलब होता है डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और लिमिट। तो इसमें हम लोग सिग्मा को यूज करके कर सकते हैं, बट हम लोग ये कैलकुलस है तो हम लोग थोड़ा अलग टाइप का दिखाते हैं, है ना। ये स्पेशल रूल पे बेस्ड है, ये स्पेशल रूल पे बेस्ड है, ये वो वाला कैलकुलेशन नहीं है सिग्मा वाला, ये कैलकुलस है। कैलकुलस में इंटीग्रेशन को हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, ग्रीक इस तरह का, इस टाइप का, है ना। तो हम लोग सिग्मा यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, ठीक है। और कोई डाउट? सर हम्म सर जैसे डिफरेंशिएशन में ऐसे प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल ये सब होता है, वैसे हाँ इंटीग्रेशन में कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है, इंटीग्रेशन पढ़ी हो? हाँ, सर अभी हम डिफरेंशिएशन ही कंप्लीट किए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक अच्छा वाला, अब अच्छा हम इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा, मैथ्स की क्लास में हो रहा है ये सब? नहीं सर, होगा, चालू होगा, चालू होगा ना, लेकिन ठीक वो है। ट्रिग्नोमेट्री चालू होगा। अच्छा जो भी हो, पढ़ लेना, या फिर कभी हम बता देंगे, हम अभी नहीं बता रहे, बहुत लंबा क्लास सब हो जाएगा, सब बताने ही लगेंगे। तो इंटीग्रेशन में भी बहुत सारा रूल होता है, जैसे इंटीग्रेशन में हम लोग प्रोडक्ट रूल वगैरह तो नहीं करते, लेकिन इंटीग्रेशन में लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन ऑफ मतलब हम लोग बहुत सारा यूज करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इन सबसे बहुत सवाल बनता है, वो सब कुछ तरीका होता है करने का। उससे बहुत डिफिकल्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं, ये सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। पढ़ोगी तो समझ में आएगा, याद रहेगा उस समय। अभी डिफरेंशिएशन वगैरह कर लो, अभी इतना जरूरी नहीं इंटीग्रेशन का, लेकिन 11th आते आते इंटीग्रेशन को बहुत अच्छा करना पड़ेगा। बोलो समझ में आ गया सारा कुछ आज का क्लास का? यस सर। ठीक है, हम लोग यहीं तक रखते हैं, टाइम भी हो गया, अभी क्लास भी है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। तो अगला क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। तो हो गया ना, हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, और ग्राफ के स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे, स्प्रिंग फोर्स के बाद हम लोग काइनेटिक एनर्जी पे आ जाएंगे, है ना। वर्क डन का भी कुछ क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, उसका ग्राफिकल वाला, फिर स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे। तो ये वाला जो चैप्टर 3 से 4 क्लास में अच्छे से हो जाएगा, बहुत बढ़िया से, हर तरह का सवाल बन जाएगा, ठीक है। सर चलो आज तो आज, 9th के बुक से बना लेंगे सारा हाँ बेसिक हाँ वो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। सभी को होमवर्क ये रहा आज, सभी को होमवर्क ये रहा कि 9 क्लास के बुक से, 9 क्लास के कोई भी बुक से इसको सॉल्व कर लेना। कौन सा क्वेश्चन? सारा क्वेश्चन, ठीक है। वर्क एनर्जी का ऑल क्वेश्चंस, वर्क का एटलीस्ट, एनर्जी का नहीं बनेगा, एनर्जी का बन सकता हाफ mv स्क्वायर वाला, बट वर्क का जितना भी क्वेश्चन दिखे A to Z, ये क्वेश्चन सभी को सॉल्व करना है। तुम लोग थोड़ा फास्ट बनना पड़ेगा। तो 9 का तो पूरा जितना पढ़ाए आज का टॉपिक, उसमें 9 का बुक का सारा क्वेश्चन बना के रखना, ये होमवर्क है, ठीक है। चलो फिर हम लोग क्लोज करते हैं, और इसका PDF भेज दे रहे अभी। सब लोग पढ़ाई करो घर में अच्छे से एकदम।